हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पंकज सर सहरसा 01 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी बोले तो भूगोल चैप्टर 1 ए टू जेड तक सभी इस वीडियो में मतलब हम याद करा देंगे। आप लोगों को मैप से भी दिखाएंगे और इसमें से क्लास 9th का ज्योग्राफी भूगोल पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के आकार और स्थिति के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्लास 9th का चैप्टर, क्लास 9th के ज्योग्राफी में बोले तो इसको भूगोल पढ़ेंगे आज हम लोग। और इसमें से पहला चैप्टर क्या है? भारत की आकार और स्थिति के बारे में हम लोग आज इस 9th चैप्टर को पूरा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग मतलब मैप के जरिए से भी कुछ न कुछ याद करेंगे, देखेंगे। आज हम लोग भारत में क्या है, भारत के आकार और स्थिति के बारे में समझेंगे। पहले भारत के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत मतलब इंडिया। भारत का मतलब क्या होता है? इंडिया। इस इंडिया के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इंडिया के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया, ठीक है, मैप से भी जानेंगे। ये हुआ इंडिया, ये इंडिया हुआ, ये यहाँ से पूरी इस इंडिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इंडिया जो है, इंडिया क्षेत्रफल के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, क्षेत्रफल यानी जमीन, क्षेत्रफल यानी जमीन। भारत का क्षेत्रफल कितना है यानी जमीन कितना है, जमीन। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर वैसे बोला जाए किताब में जिस तरह से है, 32.8 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, ये हुआ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? जमीन भारत का कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके आकार कैसा है? भारत का आकार है कैसा? तो यह चतुर्भुजाकार है, भारत के आकार जो है चतुर्भुजाकार है। थोड़ा हम लोग मैप में देख लेते हैं। चतुर्भुजाकार है, देखिए जैसे कि ये है मैप हुआ भारत की। देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस तरह से, मतलब इस तरह से देखा जाए तो यह देखा जाए तो इस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से भारत का लोकेशन हुआ। और देखिए तो इस लाइन को अगर मिला देते हैं और इस लाइन को मिला देते हैं और इसको इधर से मिला देते हैं, तो ये एक क्या होता है? चतुर्भुजाकार चारों तरफ से। तो यह चतुर्भुजाकार हुआ, ये चतुर्भुजाकार। इस तरह से अगर मिला जाए तो ये भारत का नक्शा हुआ। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ये चतुर्भुजाकार के आकार का है ना, चतुर्भुजा। तो आकार इसका कैसा है? भारत के चतुर्भुजाकार है। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल मतलब जमीन किसके पास सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में? नंबर 1 में कौन सा स्थान किसको है? नंबर 1 जमीन में किसका स्थान है? तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर कौन है? तो जमीन के साथ क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 1 पर कौन है? तो यहाँ पर रूस है पहला नंबर पर, रूस। दूसरा नंबर पर है कनाडा, रूस। और दूसरा नंबर पर कनाडा। हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो कनाडा को देखेंगे। क्षेत्रफल के लिए जो है फिजिकल मैप है, वर्ल्ड फिजिकल जो मैप है, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो है ना, यहाँ से ये भारत है, ये भारत का लोकेशन हुआ। इससे ऊपर जो दिखाई दे रहा है यही हुआ रूस। तो ये पहला नंबर पर आ गया रूस। उसके बाद यहाँ हम लोग आएंगे,
ये जो है दूसरा नंबर पर कौन है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में, ये कनाडा है। तीसरा नंबर जस्ट इसके नीचे है, ये जो है फिजिकल मैप है, इसीलिए ये फिजिकल मैप में ये जो है तीसरा नंबर पर यहाँ क्या है, अमेरिका है। तीसरा नंबर पर यहाँ पर अमेरिका है। और चौथा नंबर पर भारत के जस्ट ऊपर है चाइना। चाइना है चौथा नंबर पर। और कभी कभी ये यूएसए, अमेरिका और चाइना, मतलब ये जो है ना आगे पीछे हो जाता है। किसी किसी बुक में रहेगा तो चाइना रहेगा तीसरा नंबर पर, अमेरिका चौथा नंबर पर। इन तीसरा नंबर पर कभी अमेरिका है तो कभी चाइना है चौथा नंबर पर। पाँचवा नंबर पर हम लोग देखेंगे, ये हुआ ब्राज़ील। ब्राज़ील क्षेत्रफल के अनुसार पाँचवा नंबर पर कौन सा देश है, ब्राज़ील है। क्षेत्रफल के अनुसार पाँचवा नंबर पर कौन सा देश है, ब्राज़ील हुआ। छठा नंबर पर यहाँ पर आएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पर छठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर हम लोगों का देश प्यारा सा भारत है, इंडिया है। हम लोग वर्ल्ड में भी मैपिंग कर लिए, वर्ल्ड में भी देख लिए, वर्ल्ड मैप में देख लिए, मैपिंग में भी देख लिए। पहला नंबर पर कौन सा था, रूस था। दूसरा नंबर पर कौन सा है, कनाडा है। तीसरा नंबर पर है अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। और चौथा नंबर पर कौन सा है, चीन है, चीन। पांचवा नंबर पर कौन सा देश है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील। और छठा नंबर पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर पर प्यारा सा देश हमारा भारत है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन सा नंबर पर है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान सातवां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्रम सातवें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है, सातवें स्थान पर है। तो पहला नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार रूस हुआ, दूसरा नंबर पर कनाडा हुआ, तीसरा नंबर पर अमेरिका हुआ, चौथा नंबर पर चीन, पांचवा नंबर ब्राज़ील, छठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां नंबर पर प्यारा सा देश भारत हुआ। पूरा वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में जितना भी ज़मीन है पूरे को मान लेते हैं हम लोग क्या, 100% मान लेते हैं, 100%। पूरे वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में जितना भी ज़मीन है कितना है, 100% है। उस 100 में से यह भारत, उस 100 में से भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। उस 100% में से भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसको ये लाख में बोला जाए तो 32.8 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, ये 100% में से। अगर इसे क्षेत्रफल में हम कहेंगे, क्षेत्रफल में परसेंटेज को अगर निकाला जाए पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो ये कितना होता है, पूरे वर्ल्ड में ज़मीन भारत के पास कितना है, क्षेत्रफल में 2.4% है। क्षेत्रफल परसेंट में 2.4% है, मतलब 2.4% है भारत के पास। भारत के पास कितना है, 2.4% है। अब हम लोग मतलब ये क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग देख लिए कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान सातवां नंबर पर है। और भारत में कुल ज़मीन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसको यानी 32.8 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर आकार के अनुसार चतुर्भुजाकार मैप है। और पूरे अगर 100% पूरा ज़मीन है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से भारत के पास कितना ज़मीन है, 2.4% ज़मीन है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जनसंख्या के अनुसार, देखेंगे जनसंख्या के अनुसार, देखेंगे अब जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान क्या नंबर पर भारत है। जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार भारत कितने नंबर पर है, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे पहला नंबर पर चाइना है, दूसरा नंबर पर भारत है, दूसरा नंबर पर भारत है। और अभी जो अभी के अकॉर्डिंग मतलब पहले बूढ़ा सब ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़ा हो रहा था, तो इस अकॉर्डिंग जो है ना चाइना में भी नियम लगा दिया है कि जो हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे तीन, या अब ये जो पहले हम दो हमारे दो था, लेकिन अब लगा दिया कम हो रहा था जनसंख्या, तो हम दो हमारे तीन का। भारत है कितने नंबर पर, दूसरा नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से, तीसरा नंबर पर यूएसए, चौथा नंबर पर कौन है, तीसरा नंबर पर यूएसए है, चौथा नंबर पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। चौथा नंबर पर कौन सा देश है, इंडोनेशिया है, जहाँ की सर्वाधिक मुस्लिम यहाँ पर
सर्वाधिक मुस्लिम पाया जाता है। सर्वाधिक मुस्लिम वाला अगर देश है तो कौन सा है? यह सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया है। तो जनसंख्या के हिसाब से पहला नंबर पर कौन है? चीन है। दूसरा नंबर पर भारत है। तीसरा है यूएसए। चौथा है इंडोनेशिया। यूएसए को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसको बोला जाता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चौथा नंबर पर इंडोनेशिया। और पाँचवा नंबर पर कौन सा देश है? पाँचवा नंबर पर ब्राज़ील। पाँचवा नंबर पर ब्राज़ील। और छठा नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान। और सातवां नंबर पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश। तो अब हम लोग सबसे पहले देखें क्या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहला स्थान पर कौन है? रूस है। दूसरा नंबर पर कनाडा। तीसरा नंबर पर अमेरिका। चौथा नंबर पर चीन। पाँचवा पर ब्राज़ील। छठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। सातवां नंबर पर भारत। और पूरे भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज की वजह से 2.4% है क्षेत्र। और जनसंख्या के अनुसार से भारत दूसरे नंबर पर है, हमारा प्यारा देश। जनसंख्या के अनुसार से भारत दूसरे नंबर पर, क्षेत्रफल के अनुसार से सातवां नंबर पर। जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान पर चीन, दूसरा स्थान पर भारत, तीसरा स्थान पर यूएसए, चौथा नंबर पर इंडोनेशिया जो सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश कहलाता है, पाँचवा नंबर पर ब्राज़ील, छठा पर पाकिस्तान, सातवां पर बांग्लादेश। लेकिन अभी हमें यही 3-4 तो जानना था, लेकिन यह पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जाने तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जानेंगे। अब देखे हैं अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर पूरे जनसंख्या को भी अगर हम 100% मान लेते हैं, पूरी जनसंख्या, विश्व का पूरा जनसंख्या कितना 100% अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, तो परसेंटेज जनसंख्या विश्व में भारत का स्थान कितना है? प्रतिशत जनसंख्या में भारत का जो है स्थान, भारत का कितना है? भारत का कितना परसेंट है? तो 17.5% है। पूरे 100% में से 17.5% मतलब भारत में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 17.5। चाहे यहाँ पर क्षेत्रफल रहे न रहे, लेकिन जनसंख्या में सबसे आगे है, 17.5% पर ये है। लेकिन चीन है, उसके बाद ये भारत है। 17.5% के क्षेत्र को मतलब यहाँ पर निवास करता है, व्यक्ति निवास करता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि भारत की स्थिति को देखेंगे कि इससे पहले भारत की स्थिति को देख चुके हैं, और देखने के बाद अब भारत की स्थिति को देखेंगे कि इससे पहले हम इस स्थिति को देखने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर भारत की स्थिति के इससे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर क्या होता है। अक्षांश को देखेंगे सबसे पहले, अक्षांश एवं देशांतर को। देखिए ये क्या है? ये पृथ्वी हुआ, ये पृथ्वी हुआ। पृथ्वी पर ये जो लाइन हुआ, जो पड़ी हुई लाइन है, मतलब सोया हुआ लाइन है, ये क्या, कौन सा लाइन है? सोया हुआ लाइन है, पड़ी हुई लाइन है। इस पड़ी हुई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इस पड़ी हुई लाइन को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, मतलब पड़ी हुई मतलब सोया हुआ, लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड इसको बोलेंगे। इसको कौन सा बोलेंगे? लेटीट्यूड बोलेंगे। अक्षांश, पड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। जैसे देखिए ये जो है ना, इससे हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो लेटा हुआ जो रेखा है, लेटा हुआ जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश, मतलब लेटीट्यूड बोलते हैं। यह काल्पनिक रेखा, मतलब यह जो है ना काल्पनिक रेखा हुआ। कौन सा रेखा है? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा जो सोया हुआ रेखा है उसको अक्षांश, लेटीट्यूड बोलते हैं। और जो खड़ी हुई रेखा है, जिससे जो खड़ी हुई रेखा है, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से इसको मिला दिए, ये देशांतर हुआ, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। यहाँ से इसको खड़ी हुई जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग देशांतर बोलते हैं। इस खड़ी हुई रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। देशांतर बोलते हैं। ये खड़ा है, मतलब खड़ी हुई रेखा को देशांतर बोलते हैं। देशांतर मतलब खड़ा, मतलब लंबा, लंबा मतलब लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। पड़ी हुई रेखा मतलब लेटी हुई रेखा, लेटीट्यूड।
और खड़ी हुई लिखा लॉन्ग, लंबा, 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 लंबा मतलब लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि अक्षांश की कुल अक्षांश की संख्या कितना होता है। तो अक्षांश की संख्या कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। अक्षांश की संख्या कितना है, 180 डिग्री, 180 है। अक्षांशों की संख्या कितना है, 180। और टोटल देशांतरों की संख्या कितना है, 360 है। टोटल देशांतर की संख्या कितना है, 360 है। अब इसमें हम लोग भारत को देखेंगे, भारत कहाँ है, ये अक्षांश और देशांतर में भारत कहाँ पर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हुआ एक पृथ्वी है, पृथ्वी हुआ, पृथ्वी में यहाँ पर हम लोग दिशा देखेंगे। इसको जो ये जो लाइन है, ये लाइन 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसी को हम लोग पृथ्वी के 2 बराबर भागों में, इसको दो भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, या नहीं तो इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच इसको 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले पृथ्वी के बीचों बीच 2 भागों में बांटती, ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यह विभाजित हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसमें से भारत कहाँ अवस्थित है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि भारत ऊपर में है, इसके ऊपर में यहाँ पर भारत है। तो आप कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में तो भारत नहीं रह सकता है, यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत स्थित है। किस में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए किसके अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। किस में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आप देखेंगे हम लोग देशांतर के अकॉर्डिंग, देशांतर के अकॉर्डिंग। देशांतर कैसा होता है, खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। जिस खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। पड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, पड़ी हुई लाइन को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत है उत्तरी अक्षांश में। देशांतर के अकॉर्डिंग तो ये हो गया इधर पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर इधर 0 डिग्री देशांतर के बाद ये पश्चिमी देशांतर, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। तो भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, तो ये क्या है, पूर्वी देशांतर में। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। किस में है, भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। अब हम लोग दोस्तों इससे के आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें देखना है कि डिग्री, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम ये ऊपर में डिग्री लिख दिए, n पर पावर डिग्री ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिग्री हुआ, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। अगर n पर एक लकीर, एक मतलब ये दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ मिनट। अगर n पर 2 ठो ये जो है लकीर दे देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। इसको समझिएगा, किसी भी संख्या पर पावर अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो मिनट बोलेंगे। इस तरह से 2 ठो लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे अब जो है ना, यहाँ तो हम लोग समझ गए कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ गए। भारत किस में स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो अब इससे हम लोग भारत का एक मैप हम लोग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे भारत का एक मैप हम लोग तैयार कर लिए। मैप तैयार करने के बाद ये जैसे मान लीजिए इसमें मतलब दोस्तों गलत किसी तरह से मतलब बना दिए हैं, और
ट्रैक्टर है तो उससे नहीं, सिर्फ आप लोगों को हम समझाने के लिए बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक जो है ना द्वीप है, कौन सा ये, इसमें एक श्रीलंका है ये द्वीप में, तो इसको भी टच करके और यहाँ पर जो भी नीचे में, अब देखिए हम लोग मतलब देशांतर अक्षांश के बारे में पढ़ ही लिए हैं। तो भारत जो है ना, कहा अगर पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या कहलाती है, तो ये जो है ना यहाँ पर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहलाती है। और पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ये जो है इंदिरा पॉइंट है, ये दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट कहलाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी में, इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको कन्याकुमारी, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया उत्तर और ये पश्चिम और ये पूरब हो गया। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का यहाँ जो टच करता है दक्षिणी बिंदु क्या कहलाती है? कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और अगर यहाँ पर पूछा जाएगा भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु ये होता है उत्तरी बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल, इसको इंदिरा कौल बोलेंगे। इंदिरा कौल ये कहाँ है? लद्दाख में है, लद्दाख में। इंदिरा कौल कहाँ पर है? लद्दाख में है। और भारत का पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं गुहार मोती, इसको गुहार मोती बोलते हैं। ये है गुहार मोती। और है इसको और भी बोला जाता है एक नाम से, इसको बोला जाता है गोरमोता। गुहार मोती को गोरमोता बोला जाता है। यह कहाँ पर है? गुहार मोती गोरमोता। एक और नाम इसका बोला जाता है, हम लोग कहते हैं सरक्रिक के नाम से, सरक्रिक के नाम से इसको जाना जाता है, सरक्रिक के नाम से। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये हुआ पूर्वी, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो सब बिंदु मतलब ये उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु के बारे में कहेगा तो इसका पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु, किबिथु। भारत के पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु, जिसको हम लोग बोलते हैं वारंग, वारांग बोलते हैं, वारांग, वारांग इसको बोला जाता है वारांग। तो यहाँ पर हम लोग समझिए भारत के पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। भारत के पश्चिमी बिंदु गौरमाता, गुहार मोती या गौरमाता। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर पूछा जाएगा तो अक्षांशीय विस्तार, उससे पहले हम अक्षांश और देशांतर के बारे में प्यारे दोस्तों हम लोग समझ चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जानेंगे अक्षांशीय विस्तार। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ? ये मुख्य भूमि से जैसे ही कहेगा ना भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? मुख्य भूमि मतलब सभी से, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश, भारत तो किस में निवास करता है, मतलब भारत किस में है? तो उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश मतलब अभी हम लोग मतलब ये अक्षांश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये अक्षांश के बारे में। ये जो लाइन होता है मतलब परी हुई लाइन जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश। और खड़ी लाइन जो भी होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर अक्षांश के बारे में, यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे हम अक्षांश के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37, यहाँ ऊपर में देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 मिनट, 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक है। इसी पर है भारत का अक्षांश विस्तार है। भारत के अक्षांश विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और मुख्य भूमि से जैसे ये हुआ मुख्य भूमि से और जैसे ही रियल में इसका कहा जाएगा तो यहाँ पर ये हुआ मुख्य भूमि से, तो ये और आगे चले जाएगा तब ये कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। अब हम लोग ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग दोस्तों समझ गए। अब हम लोग अगला पॉइंट इसमें देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार को समझ गए, भारत का अब देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग समझेंगे। देशांतरीय विस्तार के बारे में, देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब कितना? भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से मतलब देशांतर का विस्तार, ये देशांतर जिसको हम लोग खड़ी लाइन बोलते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड ये है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यही भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हो भारत के देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सभी भारत के देख लिए। अब देखिए भारत यहाँ पर पूछा जाएगा भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब चाहे हम पैदल चले या जैसे भी, अगर यहाँ से इच्छा होगा हम उत्तर से दक्षिण की ओर पैदल हमें चलना है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर से तो ये है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। अगर हम चलना चाहेंगे यहाँ से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, तो हमें कितना चलना? इंदिरा कौल से लेकर के हमें कन्याकुमारी तक अगर चलना है पैदल सीधे आएंगे तो 3214 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना पड़ेगा। और उत्तर से दक्षिण की दूरी होगा, दक्षिण पैदल यात्रा अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। अगर वही हम पश्चिम से पूरब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब हमें कितना चलना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर की दूरी हमें पश्चिम से पूरब की ओर हमें चलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण भारत की कितना, उत्तर से दक्षिण भारत का कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम मतलब पश्चिम से पूरब भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। अब हम लोग इसके आगे हम यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग मतलब अब पढ़ेंगे। ये देखिए मेरा ये पृथ्वी है, ये क्या है? एक पृथ्वी है। पृथ्वी में देखिए सबसे पहले हम पृथ्वी को एक रेखा से मतलब विभाजित करते हैं, अक्षांश रेखा। यह जो है ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश ही बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या नहीं तो इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या नहीं तो इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी बोला जाता है, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसी को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश
23.5 डिग्री ऊपर जो है, ऊपर को हम लोग बोलते हैं उत्तरी और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो ये इसको बोल सकते हैं ना हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसको क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। और नीचे भी 23.5 डिग्री दक्षिण में है तो इसको क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए 23.5 डिग्री ऊपर जो है ना, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कर्क रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, यह कर्क रेखा, यह कहाँ है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है यह। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, यह जो है ना ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। किससे गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से ये गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह जो है ना गुजरती है कर्क रेखा से। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा से, जो कि यह मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो कि भारत से होते हुए गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो है ना ध्रुव पर, ये ध्रुव 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर मतलब जो है ना यह झुका हुआ है, ध्रुव पर झुका हुआ 23.5 डिग्री, इसी को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और ध्रुव पर ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर झुका हुआ, इसी को मकर रेखा बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। अब इसी पर क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों कि जो है ना कर्क रेखा, ये जो है ना कर्क रेखा, ये भारत को, कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से, भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच मतलब गुजरता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के बीचों बीच यह तो गुजरता है। ये तो जानते हैं कि सभी जानता है कि ये कर्क रेखा किससे होकर गुजरता है? तो भारत के बीचों बीच से होकर के यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरता है। तो ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। तो अब गुजरता है तो ये नहीं जो भारत मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। जैसे यहाँ पर हम लोग मैप को फिर से यहाँ पर देखते हैं, मैप में आप लोगों को समझ में आएगा। भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। सबसे पहला मतलब भारत के पहला राज्य जो है, ये भी जो फिजिकल मैप ही है, पॉलिटिकल मैप लेना चाहिए लेकिन फिजिकल मैप आ गया है। अच्छा प्यारे दोस्तों, आगे दूसरा ये इसी में हम किसी तरह से समझा देते हैं। देखिए पहले नंबर पर पहला में हम देखेंगे तो ये जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ पे ये देखिए कर्क रेखा मतलब गुजर रही है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। तो ये है कर्क रेखा। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यही हुआ कर्क रेखा। यह सबसे पहले किससे होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है गुजरात से होकर के, फिर राजस्थान से होकर के, उसके बाद फिर आ जाता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। फिर आ जाता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। फिर मतलब छत्तीसगढ़ आ जाने के बाद झारखंड आ जाती है। झारखंड आ जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, ये है क्या है? पश्चिम मतलब ये यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश से भी होकर के बांग्लादेश जाती है, लेकिन वो तो हमारे देश में नहीं है, ये अलग कंट्री है। बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। बांग्लादेश के बाद ये कहाँ चली आती है? तो ये त्रिपुरा में आ जाती है। त्रिपुरा उसके बाद कहाँ आ जाती है? तो मिजोरम में। मैं आपको हम लोग प्यारे दोस्तों हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं जरा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। सबसे पहला नंबर पर गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से होकर के हम लोग मैप में देख चुके हैं। राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर के जाती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। उसके बाद बीच में एक आ जाता है देश कंट्री बांग्लादेश, वो तो बांग्लादेश। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हम लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। और इनमें से पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। तो इनमें से देख लेंगे, ये 8 राज्यों के अलावा जो भी होगा उसी से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा। लेकिन इस पर भी प्यारे दोस्तों एक ट्रिक भी होता है, एक ट्रिक जो कि आसान से, इस पर अगर वैसे नहीं याद होगा तो मित्र पर गमछा झाड़, इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं। मी से मतलब मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रोज से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर भी याद हो गया हम लोगों को। तो मतलब 8 राज्य, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा तो हुआ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद एक मतलब यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल के इसी बीच में, मतलब एक जो है ना बांग्लादेश है, तो वो तो हमारे कंट्री का नहीं है, दूसरा देश है। लेकिन हमारे देशों के बारे में पूछा तो उस कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसके बारे में हम लोग पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद यहाँ पर मिजोरम, इतना राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तब देखेंगे ये कर्क रेखा से तो गुजरती। अब इधर जो है, इधर किबिथु, जिसको हम लोग मतलब वरांग बोले, और यही सबसे लास्ट इधर जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे सूरज कहाँ उदय होता है? तो पूरब में होता है। कहाँ उदय होता है? तो पूरब में उदय होता है। सूरज कहाँ उदय होता है? पूरब में। पूरब इधर ही है। और जब भी सूरज उदय होगा तो सबसे पहले जब भी सूरज की किरणें पड़ेगी, किस में पड़ेगी, किस पर? तो वह पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश पर। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज जो है ना, सूरज उदय हो जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, और डूबता है कहाँ जा करके? ये गुजरात में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज उदय होता है, और गुजरात में 2 घंटा बाद में सूरज उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज डूब जाता है, और गुजरात में सबसे बाद में सूरज डूबता है, सूरज अस्त होता है, मतलब सूर्यास्त होता है। इतना तो हम लोग अब इतना के बारे में हम लोग समझ गए। अब इसी के बाद आगे हम लोग प्यारे बच्चों समझेंगे, आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए हम लोग ये भी प्यारे बच्चों ये देख लिए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि ये क्या है, ये पृथ्वी हुआ। पृथ्वी में जो भी रेखा जो है ना, पड़ी हुई लाइन है, पड़ी हुई रेखा है, पड़ी हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इसको क्या बोले हैं हम? अक्षांश बोले। इसको क्या बोले? अक्षांश बोले हैं। और जो भी ये पृथ्वी हुआ, जो लाइन जो है ना खड़ी हुई है, इसको हम लोग क्या बोले हैं? देशांतर बोले हैं। इसको लॉन्गिट्यूड बोले हैं, उसको लेटीट्यूड बोले। जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसको लेटीट्यूड, जो पड़ा हुआ है, मतलब जो खड़ा हुआ है, खड़ी लाइन है, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की कुल संख्या कितना होता है? तो 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। हम लोग यहीं 360 देखेंगे। यही इसी को हम लोग देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को देशांतर बोलते हैं। और पड़ी हुई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और खड़ी हुई को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देशांतर से समय और तिथि का क्या होता है? निर्धारण होता है। समय एवं तिथि का निर्धारण किससे होता है? देशांतर रेखा से होता है। तो यही देशांतर लॉन्गिट्यूड है ना, इसी से क्या होता है? समय और तिथि का निर्धारण होता है। तिथि का निर्धारण होता है किससे? यही लॉन्गिट्यूड से, मतलब देशांतर से होता है। देशांतर से ही समय और तिथि का निर्धारण होता है। अब देखिए हम फिगर के माध्यम से अब समझेंगे ये क्या हो। 0 डिग्री ये लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग प्यारे बच्चों
0 डिग्री देशांतर को ही 0 डिग्री देशांतर को समय का निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? समय का निर्धारण करता, समय का निर्धारण यही करता है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ही क्या करता है? समय का निर्धारण करता है। और इसी 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा इसको बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, या इसी का नाम एक और है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसी को कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर ये समय का निर्धारण इसी से किया जाता है। समय और तिथि का निर्धारण यही देशांतर रेखा से किया जाता है। इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसी को बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी कहा जाता है। और 0 डिग्री से थोड़ा पीछे अगर हम चलेंगे, 0 डिग्री से इधर पीछे अगर चले जाते हैं, पीछे मुड़ कर जाते हैं, तो 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 180 डिग्री देशांतर से ही क्या होता है? दिन एवं तिथि का निर्धारण होता है। 180 इससे समय का निर्धारण होता है, और यह इससे 180 से दिन और तिथि का निर्धारण होता है। 180 डिग्री देशांतर से किसका निर्धारण होता है? दिन और तिथि का निर्धारण होता है। और यही 180 डिग्री देशांतर को हम लोग 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको बोला जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अंतर्राष्ट्रीय इसको तिथि रेखा भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी को कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को से ही दिन और तिथि का निर्धारण होता है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। इसको अच्छे से प्यारे दोस्तों ये कंसेप्ट को समझ लिए होंगे और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर जिससे क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। इसी को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इसी का एक और नाम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसी से मतलब अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण इसी से होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब एक और पॉइंट इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे हम लोग। देखिए ये क्या हुआ? ये एक मेरा ग्लोब है, मतलब ये पृथ्वी हुआ। पृथ्वी पूरे समूचे पृथ्वी हुआ। ये जो है ना पृथ्वी, ये हुआ पर ये देशांतर हुआ। ये क्या है? अक्षांश हुआ। 0 डिग्री अक्षांश हुआ। 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर क्या है? एक देश है। कौन सा देश? जिसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। इसी को इंग्लैंड या इसी को लंदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लैंड या इसको लंदन बोलते हैं। लंदन क्या बोलते हैं? इसको लंदन। और यहीं पर इसी में एक ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच। तो यही ग्रीनविच जो है ना, इंग्लैंड या लंदन, ग्रीनविच जो है ना, ये समय और तिथि का निर्धारण मतलब जो है ना यहीं से ये तिथि का निर्धारण हुआ। इसी को 0 डिग्री को ही ग्रीनविच में मान लिया कि मतलब यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक। और ये देखिए ठीक यहीं से, और यही ग्रीनविच से इधर जाने पर पूरब जाने पर क्या होता है? समय बढ़ता है, मतलब समय पॉजिटिव आता है, मतलब आगे आता है। समय आगे आने पर समय इधर, और इधर ग्रीनविच से पश्चिम आने पर समय क्या हो जाता है? घटता है, मतलब समय घट जाता है। समय क्या होता है? 1-2 मतलब घट जाता है। जैसे अगर कहेगा ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हुआ, ये क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच, ये 0 डिग्री अक्षांश अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा यहाँ से कहेगा कि भारत जो है ना, भारत का भी एक यहाँ पर भारत है। हम लोगों का भारत यहाँ पर है। भारत है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। और इसका भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशांतर या मानक रेखा, इसका अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब जो है ना मानक रेखा भी भारत का है। कितना? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है भारत का भी। और 0 डिग्री देशांतर के बाद तो यहाँ 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके अलावा हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग मतलब अच्छा ये बताइए, तो देशांतरों की टोटल संख्या कितना है? तो आप लोग कहिएगा
360 है। कितना है? 360 है। 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री। देशांतरों की टोटल संख्या कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। आप लोग कह सकते हैं बिल्कुल ये सर। और ये बताइए 24 घंटा में क्या होता है? दिन रात होता है। होता है कि नहीं होता है? मतलब ये 360 देशांतर को कितने घंटे में पृथ्वी घूम जाता है? तो 360 घंटा, अरे 24 घंटे में घूम जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, मतलब निकाल कर दिखाते, इसको समझिएगा और से। 24 घंटा बराबर कितना लिखेंगे? 360 डिग्री, 360 डिग्री देशांतर घूम जाता है पृथ्वी। 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर क्या करता है? घूम जाता है पृथ्वी। अब बताइए 360 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 24 घंटा, घंटा लिख सकते हैं। और घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे तो किससे गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। घंटा को मिनट में चेंज करेंगे किससे गुना करेंगे? 60 से। तब यहाँ से लिख सकते हैं 1 डिग्री निकालेंगे। अगर 1 डिग्री निकालेंगे 24 गुना 60 बट्टा कितना करेंगे? 360। 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 चौके 24। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री में कितना देशांतर घूम जाएगा? 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को अगर घूमती है तो कितना मिनट लगता है उसको? 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है उसको? 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है। उसके बाद तो हमारा मतलब जो है ना, हमारा तिथि रेखा, अब मतलब जो है ना मानक रेखा, भारत का, इंडिया का मानक रेखा कितना है? तो इंडिया की मानक रेखा मतलब देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कितना है? 82.5 डिग्री। तो अब बता सकते हैं 82.5 डिग्री में हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82.5 में 4 से गुना होगा करेंगे तो लगभग 330 मिनट के आसपास होगा। तो हम ऐसे कर भी लेते हैं। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है। तो 82 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगेगा? तो 4 से गुना करेंगे तो ये 8 चौका 32। अब देखिए ये आधा मिनट है। ये कितना? आधा डिग्री को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा? ये 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट हो जाएगा। तो ये 328 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 330 मिनट हो गया। 330 मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे तो घंटा में 60 से इसको घंटा में चेंज करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट, 5 घंटा कितना मिनट होगा? 30 मिनट होगा। तो हम कह सकते हैं ग्रीनविच से भारत का समय जो है ना कितना मिनट, कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रीनविच से भारत का समय कितना घंटे आगे है। मिनट में कहेगा तो 330 मिनट आगे है, घंटा में तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और इधर से इधर जाएंगे 82.5 डिग्री, अगर हम पश्चिम जाएंगे तो ये 5.5 घंटा पीछे हो जाएगा। ये इसके टाइम से ये 5.5 घंटा आगे हम लोगों का टाइम चलता है। तो ये निकालने के लिए भी समझ गए। इसको अच्छे से प्यारे दोस्तों बढ़िया अच्छे तरीक़ा से इसको एक बार देख लीजिए कंसेप्ट को, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। उसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए भारत का समय इंग्लैंड से मतलब जो है ना, अब पूछा जा सकता है कि भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटा क्या है? आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का समय जो है इंग्लैंड के समय से कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 30 मिनट क्या है? आगे है। 30 मिनट आगे है। अब ये जो है, अब ये देखिए, ये तो भारत का क्या है? मानक समय है। मानक समय मतलब मानक रेखा है। 82.5 डिग्री क्या है? भारत का मानक समय रेखा है। भारत का 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। तो यहाँ से ये बीचों बीच भारत के बीच से लिया गया है 82.5 डिग्री। भारत के पूरे बीचों बीच से लिया गया है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। अब देखिए 82.5 डिग्री पूरे बीचों बीच, तो यह कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है।
ये भी। तो ये देखिए, ये जो 82.5 डिग्री है भारत के एक सबसे पहले यूपी से आकर के गुजरती है। किससे? यूपी से। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, यूपी मध्य प्रदेश से। उसके बाद छत्तीसगढ़ से। उसके बाद उड़ीसा से, उड़ीसा। उसके बाद आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो जिस तरह से पूछी, यहाँ पर पूछा गया कि भारत कितने राज्यों से होकर के, भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के, भारत का कितने राज्यों से होकर के मानक रेखा गुजरती है, भारत का देशांतर रेखा गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से 82.5 डिग्री गुजरती है। एक यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय रेखा क्या है? भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा, यह पूर्वी देशांतर रेखा यह कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, इतना राज्यों से होकर के गुजरती है। और अगला हम लोग अब देखेंगे। अच्छा, ये तो हम लोग समझ गए, ये भी समझ गए कि यहाँ पर ये भी समझ गए कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर के गुजरती है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ पर देखेंगे कि 82.5 डिग्री जो है ना, यहाँ पर इस 82.5 डिग्री में जिस तरह से 0 डिग्री अक्षांश ग्रीनविच में, मतलब भारत के लिए जो है ना 5.5 घंटा आगे चल रहा था, मतलब भारत उससे आगे चल रहा था, और वो अगर पश्चिम जाएंगे तो 5.5 घंटा पीछे चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में यह जो है ना, ये देशांतर रेखा जो है, पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा, भारत का मानक समय की रेखा, ये किस किस के लिए फॉलो करता है? तो हम लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ भारत में, इंडिया में टाइम का निर्धारण देखेंगे। तो देखिए, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले, क्योंकि बोले ना सूर्य जो है ना कहाँ उगता है, तो सूर्य का उदय होता है पूर्व में होता है। तो पूर्व किधर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश पहले ही आता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? सूर्य उदय होता है। उसके बाद सबसे पहले सूर्यास्त होता है कहाँ? भारत में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्यास्त होता है, और 2 घंटा यह क्या होता है? पहले होता है। 2 घंटा पहले होता है। ये सब क्रिया अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले होता है। और यही सबसे बाद में देखा जाए तो ये पूरब से पश्चिम जाएंगे, तो यहाँ पर कौन है? गुजरात है। गुजरात में क्या होगा? तो सबसे सूर्योदय जो है ना क्या होगा? 2 घंटा बाद में होगा। 2 घंटा बाद में होगा। और क्या होगा? 2 घंटा बाद में सूर्यास्त भी क्या होगा? उदय 2 घंटा बाद, और सूर्यास्त भी क्या होगा? 2 घंटा बाद होगा। 2 घंटे बाद में होगा। तो ये दोनों पॉइंट को समझ गया। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होगा, और सूर्यास्त भी 2 घंटा पहले होगा। गुजरात में 2 घंटा सूर्योदय बाद में होगा, और सूर्यास्त भी 2 घंटा बाद में होगा। अब हम लोग देखेंगे इतना चीज़, सब चीज़ हम पॉइंट ऑफ व्यू से 9th क्लास के अकॉर्डिंग हर चीज़ देख लेंगे प्यारे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देश, अब ये देख लेंगे। यहाँ पर अक्षांश, देशांतर, हर चीज़ देख लिए। समय रेखा, तिथि रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के बाद अब एक ही प्रश्न आता है कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग भारत के पड़ोसी
देशों के बारे में चर्चा करेंगे। पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश, इंडिया का पड़ोसी देश, जैसे ये हुआ इंडिया, ये इंडिया है, ये इंडिया हुआ। अच्छा, ये जो है ना मैपिंग उतना अच्छा से जो है नहीं बना पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, झटपट में ये बन गया है, तो देख लीजिएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा से देखिए, समझिए। सिर्फ भारत का पड़ोसी देश को दो भागों में जो है ना बांटा गया है, मतलब हम लोग दो भाग में बांट करके देखेंगे पड़ोसी देश को। एक स्थलीय सीमा के अकॉर्डिंग, जैसे ये स्थल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर स्थलीय। एक होगा क्या, समुद्री सीमा के अकॉर्डिंग, एक स्थलीय सीमा से, एक जो है ना हम लोग जलीय पड़ोसी देखेंगे। एक स्थलीय पड़ोसी को देख लेंगे, एक जलीय पड़ोसी से। मतलब स्थलीय से कितने पड़ोसी देश हमारे भारत के को टच करता है, और जल से कितने पड़ोसी जो है ना हमारे भारत को टच करता है। तो पहला नंबर में यहाँ पर देखा जाएगा स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में। तो देखिए पहला नंबर स्थलीय पड़ोसी देश, यहाँ पर हम लोग मतलब अब इंडिया के मैप का यहाँ पर यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इंडिया के मैप का यूज करेंगे। स्थलीय पड़ोसी में मतलब जो है ना, देखिए स्थल से टच करता है कौन, पाकिस्तान टच करता है। कौन सा टच करता है, पाकिस्तान टच करता है स्थल से, ये स्थल से टच करता है। उसके बाद अफगानिस्तान भी मतलब जो है ना अफगानिस्तान भी टच करता है। किससे टच करता है, भारत से। तो पहला देश हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान। उसके बाद देखिए चाइना यहाँ पर है, जो कि तिब्बत, ये टच करता है। तीसरा नंबर पर ये चाइना हो गया, तिब्बत ये टच करता है, ये भारत से टच करता है। और उसके बाद देखिए नेपाल, चौथा नंबर पर नेपाल है, नेपाल भी भारत से टच करता है। तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल। उसके बाद देखा जाए तो देखिए प्यारे दोस्तों भूटान है, ये भी भारत को स्थलीय सीमा से जोड़ता है, भूटान हुआ। इसके बाद देखिए बांग्लादेश, ये कितना जो है ना, देखिए यहाँ से 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 ये सभी जो है ना बांग्लादेश का ही स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा इतना से टच करता है, मतलब लगभग में कहा जाए तो बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश 4,094 किलोमीटर है। 4,000 कितना किलोमीटर, 94 किलोमीटर, मतलब जो है ना स्थलीय मार्गों को टच करता है बांग्लादेश। उसके बाद कौन है, म्यांमार है, ये देख लीजिए यहाँ पर म्यांमार, जिसको म्यांमार को बर्मा बोला जाता है। तो अगर देखा जाए तो स्थलीय पड़ोसी देश क्या हो गया, पहला नंबर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। 60 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से टच करता है। अब हम लोग मतलब स्थलीय सीमा और मैप के माध्यम से भी हम लोग देख लीजिए 60 है। तब एक बार मतलब इसको लिख लीजिए प्यारे दोस्तों, इसको लिख लीजिए। पाकिस्तान स्थलीय सीमा से, स्थलीय पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से टच करता है पाकिस्तान। दूसरा नंबर में कौन सा आता है, तो अफगानिस्तान ये टच करता है भारत को। ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान टच करता है, अफगानिस्तान। उसके बाद तीसरा नंबर पर चाइना है प्यारे, पुराना वाला देश चाइना है। चौथा नंबर में कौन है, नेपाल है। चाइना इधर है, ये नेपाल है, नेपाल चाइना, ये नेपाल। पाँचवा नंबर पर हम लोग यहाँ पर देखें तो पाँचवा नंबर भूटान। और ये जो है यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कौन सा देश से, बांग्लादेश छठा नंबर पर। उसके बाद सातवां हम लोग चेक करेंगे, सातवां यहाँ पर म्यांमार। तो स्थलीय सीमाओं से कितने देश टच करता है, तो 7 देश टच करता है। पहला नंबर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पर देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश जो है ना भारत के सर्वाधिक सीमा से मतलब टच करता है। कितना सर्वाधिक सीमा से इसको कहा जाए, सर्वाधिक सीमा से मतलब 496 किलोमीटर स्थलीय मार्ग को ये टच करता है। कौन, बांग्लादेश करता है।
सर्वाधिक सीमा से ये टच करता है। और अगर दूसरा नंबर में ये देखा जाए अफगानिस्तान, तो सिर्फ ये 106 किलोमीटर को टच करता है। सबसे कम, अगर सर्वाधिक मतलब सबसे कम स्थलीय सीमा को मतलब ये टच करता है स्थलीय भूमि को, तो यह 106 किलोमीटर को। और सबसे ज़्यादा कौन है, तो यह बांग्लादेश है, 496 किलोमीटर को यह टच करता है। उसके बाद देखिए ये दोनों हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना हमारे भारत के कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, तो कौन कौन से राज्य की सीमा को टच करता है, तो ये सबसे पहले पाकिस्तान गुजरात को टच करता है। गुजरात से लगा हुआ है गुजरात को। और गुजरात सबसे पहले कौन सा आ गया, गुजरात आ गया। उसके बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान। और पश्चिम बंगाल, पंजाब है, कौन है, पश्चिम बंगाल है पंजाब को टच करता है। और कौन है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान इतने का टच करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो है ना लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है ना केंद्र शासित प्रदेश है। कौन है, केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान कितने राज्य को टच किया, कितने राज्यों को मतलब स्थलीय सीमा से यह जो है ना टच करता है, तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतने को। अफगानिस्तान, तो देखिए अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम। लेकिन ये अफगानिस्तान जो है ना ये पाक अधिकृत कश्मीर, इसको भी मतलब अपने लद्दाख को मतलब जो है ना ये लद्दाख से टच करता है। और लद्दाख कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि वह पाक अधिकृत जो है ना कश्मीर, उस क्षेत्र को मतलब यहाँ पर ये जो है ना टच करता है। और चीन जो है ना एक हुआ, चीन लद्दाख से भी सटा हुआ है। एक हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम, चीन सिक्किम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्यों से होकर के चीन टच करता है, सीमा से लगता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारा प्यारा देश एक नेपाल है, हमारे पड़ोसी देश यह भी है नेपाल। यह भी जो है ना उत्तराखंड से टच करता है, उत्तराखंड राज्य से यह टच करता है। यूपी से टच करता है, और यूपी से टच करता है हमारे प्यारे भैया बिहार से भी टच करता है यह, बिहार से। उसके बाद पश्चिम बंगाल को भी यह मिलाता है, पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। उसके बाद यह सिक्किम से भी टच करता है। तो कौन कौन हो गए नेपाल से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब भूटान को देख लेते हैं। भूटान जो है ना सिक्किम से टच करता है। पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से एपी, अरुणाचल प्रदेश, एपी को अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश से भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा जो कि 4096 किलोमीटर से, यह जो है ना देखिए पश्चिम बंगाल, असम से भी छूता है, मेघालय को भी टच करता है। और त्रिपुरा को भी टच करता है। उसके बाद मिजोरम इसको टच करता है। तो बांग्लादेश किस को, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी को टच करता है। उसके बाद म्यांमार जो है ना एपी, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड। और उसके बाद किससे, मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर
मणिपुर प्लस मिजोरम। तो ये म्यांमार जो है ना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतना से। तो हम यहाँ पर प्यारे दोस्तों भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखिए। भारत के पड़ोसी देश में जो है ना, स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन सा था? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये था। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कितने राज्यों को टच करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान जो कि 106 सबसे कम किलोमीटर, मतलब जो है ना यह लद्दाख, चीन, ये लद्दाख, चीन जो है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। नेपाल जो है ना, यह किससे टच करता है? उत्तराखंड और यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश किसको 4096 किलोमीटर, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और म्यांमार जो कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने राज्यों को टच करता है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफली मतलब डिटेल से हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, जो स्थलीय पड़ोसी देश, जो यहाँ से स्थल मार्ग से जो कि टच करता था, और इसके बारे में कितना राज्य है? तो 7 राज्य है। स्थल सीमा से लगा हुआ 7 राज्य है। और 7 राज्य से जो कौन कौन 7 राज्य नहीं, 7 देश है। पड़ोसी देश 7 पड़ोसी देश है। उस पड़ोसी 7 देशों से कौन कौन सा हमारा प्यारे भारत के राज्य जो है जुड़ा हुआ था, उस सभी के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश को जानने के लिए एक स्थलीय सीमा को हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे जलीय सीमा, जिसको हम लोग समुद्री सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारा सा एक जो है ना, यहाँ पर द्वीप में एक टापू में कौन है? श्रीलंका है। यह जलीय सीमा हो गया। जलीय सीमा क्या हो गया? जलीय सीमा या पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका एक हो गया। यहाँ इसी के नीचे है मालदीव, एक मालदीव हो गया। तो इतना चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से समझ गए प्यारे दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी में से हम लोग मतलब अब समझेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो इन भारत के केंद्र शासित प्रदेश से कितना है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो 8 है। इसमें देख लेंगे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। और सबसे पहला जो है ना केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है लद्दाख। कौन है? लद्दाख। और दूसरा है जम्मू कश्मीर। ये दोनों का मतलब दोनों का राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इस दोनों का राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। तीसरा नंबर हम लोग चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। पहला जो है ना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसका राजधानी श्रीनगर, चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ ही है। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली जो है ना, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। तो हम लोग जो है यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, दादर, नगर हवेली। लगता है नगर हवेली, देखिए नाम कितना बड़ा है, नगर हवेली। इसका जो है ना राजधानी कहाँ है? दमन है। कहाँ है? दमन है। दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, इसकी राजधानी कहाँ है? दमन है। और छठा केंद्र शासित प्रदेश हम लोग लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे। लक्षद्वीप इसकी राजधानी है
करावती, करावती। और उसके बाद सातवां पुंडीचेरी, पुंडीचेरी। सातवां पुंडीचेरी, पुंडीचेरी की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश पुंडीचेरी, पुंडीचेरी की पुंडीचेरी ही है। 8वां नंबर हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बारे में। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है। और सबसे पहला नंबर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये दोनों का मतलब जो है ना राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। दूसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली है। दमन दीव नगर हवेली, दमन दीव नगर हवेली के दमन है राजधानी। लक्षद्वीप का करावती है। पुंडीचेरी का पुंडीचेरी है। अंडमान निकोबार द्वीप का कौन है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आता है प्यारे दोस्तों कि स्थलीय सीमा से हमारा स्थलीय सीमा जो यहाँ से यहाँ तक जो था वो कितना किलोमीटर है? तो स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय सीमा जो है ना 15,200 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 15,200 किलोमीटर लंबा है स्थलीय सीमा। अब अगर सागर तट को देखा जाए, सागर तट को देखा जाए, इसकी लंबाई तो कितना है? 75,16.6 किलोमीटर लंबा है। और मुख्य भूमि की लंबाई, इसमें से इस सागर तट में कुछ उस पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो मुख्य भूमि जो होता है सागर तट में, मुख्य भूमि उसकी लंबाई कितना है? मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अब पश्चिम में सागर तट जो है ना, सागर तट को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक पश्चिम सागर तट, एक होता है पश्चिम सागर तट, एक होता है पूर्वी सागर तट। ये हुआ पश्चिम सागर तट और ये हुआ पूर्वी सागर तट। तो पश्चिमी सागर तट से 5 राज्य जो है ना मतलब इससे मिला हुआ है। और पूर्वी सागर तट से 4 राज्य मतलब मिला हुआ है। पश्चिमी सागर तट से 5 राज्य और पूर्वी सागर तट से 5 राज्य। पश्चिमी सागर तट से 5 राज्य और पूर्वी सागर तट से 4 राज्य। पहला नंबर में देखा जाए तो ये गुजरात जो कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य। और इधर जो है ना अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। अरब सागर, गुजरात सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है। दूसरा महाराष्ट्र है। दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरा कौन है? गोवा है। गोवा जो कि छोटा राज्य है, छोटा, सबसे छोटा क्षेत्रफल में, जमीन में सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है और जनसंख्या में पहला नंबर पर गुजरात हो गया, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर गोवा जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। चौथा नंबर पर कर्नाटक है। यह समुद्री मतलब जो है ना ये सागर तट से, मुख्य रूप से पश्चिम के सागर तट से ये लगा हुआ है। 5वां नंबर में कौन सा है? केरल है। 5वां नंबर में केरल है। ये अरब सागर में सभी है, ये पांचों अरब सागर से मिला हुआ है। और ये जो है ये दूसरा, ये पूर्व में सागर तट से जो लगा हुआ है 4 राज्य है। पहला नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। उसके बाद उड़ीसा है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, जो कि यह क्या है? बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। ये अरब सागर से है, ये बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। प्यारे दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि तटरेखा तो हम लोग समझ गए। तटरेखा में भी हम लोग समझ गए कि ये अरब सागर से 5 ठो राज्य है और ये जो है ना, और ये बंगाल की खाड़ी से 4 है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है एक जल संधि है, पाक जल संधि जो है ना भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत प्लस
लंका को यह पाक जल संधि अलग करती है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि अलग करती है। एक और जो है, हिंदुस्तान के नाम के भी आधार पर जो है न हिंद महासागर जो है न मतलब महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम के आधार पर रखा गया है एक महासागर का नाम हिंद महासागर। तो प्यारे दोस्तों, मतलब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसा लगता है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।